आसान है, इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि जैसे यहाँ पर, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज देखना होगा। यहाँ पर क्या है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें होता है क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी मेटल का रिएक्शन करा देते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ में, तो वो क्या करता है कि सॉल्ट में जो भी मेटल जुड़ा हुआ है तो वो मेटल अगर लेस रिएक्टिव है तो उसको वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब वो हमको रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, इसमें देखिएगा सबसे पहले हम देख लेते हैं CuSO4 प्लस जिंक। तो CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे कि जैसे CuSO4 फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये है। तो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 प्लस जिंक, CuSO4 प्लस जिंक, जैसे ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो अब आप ये देखिए यही पेज नंबर 13 पर रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। अब देखिए जिंक यहाँ पर है और इसमें मेटल वाला पार्ट देखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में सल्फेट तो एनायन हो गया, सल्फेट तो अनायन हो गया, लेकिन कॉपर जो है वो तो कटायन होता है ना। तो कॉपर की जो वैलेंसी है वो कितनी है 2+, और जो ये सल्फेट है SO4 इसकी वैलेंसी कितनी है 2-। जो जिंक है जिंक की वैलेंसी 2+ होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि कैटायन, जो भी कैटायन है वो होता है मेटल। तो यहाँ पर जिंक Zn2+ ये कैटायन है और Cu2+ ये कैटायन है। तो ये कैटायन क्या इससे ज़्यादा रिएक्टिव है? अगर है तो डिस्प्लेस कर देगा। तो हम ये देखेंगे कि जिंक तो यहाँ लाई कर रहा है, उसके नीचे आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन और फिर कॉपर है। तो कॉपर काफ़ी नीचे है, तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक किसके साथ कंपाउंड बनाएगा? सल्फेट के साथ। तो जिंक की वैलेंसी भी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। तो 2 जब इंटरचेंज भी हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4 ये हो गया। अब क्या बचा? कॉपर बचा, तो कॉपर का लगा हुआ, बस ये काम है। तो ये आपका सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला ही फंडा यहाँ पर लगेगा। दूसरा देखिएगा पेज नंबर 14 पर आ जाइए। इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, then no reaction occurs because copper is less reactive than zinc। पता है ये क्या लिखा है? ये आप ये बोल रहे हैं first strip of copper metal is placed in zinc sulfate solution। मतलब zinc sulfate क्या है? ZnSO4 और इधर ये कॉपर है। तो यहाँ पर जब मैं कहूँगा तो Zn की वैलेंसी 2+ है और सल्फेट की वैलेंसी 2- है, और ये जो कॉपर है इसकी वैलेंसी 2+ है। तो क्या कॉपर अकेला वाला मेटल चेक करा जाता है इसके साथ में, ठीक है, जो कंपाउंड के साथ में जो बन रहा है जो मेटल है उसको अकेले वाले के साथ चेक करा जाता है। अगर अकेला वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो कॉपर तो जिंक से कम है ना रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर नीचे लाई कर रहा है, जिंक ऊपर लाई कर रहा है। तो कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस जिंक, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ हो जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ नो रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा if we put silver metal in copper sulfate solution, even then no reaction take place because silver is less reactive than copper। if we put silver metal in copper sulfate solution, copper sulfate है, ठीक है, और ये है सिल्वर मेटल, ठीक है। अच्छा, तो सिल्वर भी एक कैटायन है, कॉपर भी एक कैटायन है, और अगर आप देखेंगे तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कॉपर के ठीक नीचे सिल्वर लाई करता है। पेज नंबर 13 पर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, कॉपर के नीचे मर्क्यूरी है, उसके नीचे सिल्वर, ठीक है, तो कॉपर के नीचे सिल्वर लाई करता है। तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, फेरस यानी कि आयरन,
तो Cu2 प्लस, यहाँ SO4 2 माइनस, और यहाँ Fe2 प्लस। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या आ जाएगा FeSO4, और यहाँ कॉपर आ जाएगा। तो आयरन को भी ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने डिस्प्लेस कर दिया। अकेले वाले एलिमेंट को चेक करते हैं, ये मत सोचना कि अच्छा जो इधर वाला है ये जिंक के कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक अकेला हो जाएगा और कॉपर यहाँ आ जाएगा, नहीं। हमें अकेला जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको देखना है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अगर अकेला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो नो रिएक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 पर है AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर। AgNO3 प्लस कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, Ag1 प्लस NO3 1 माइनस, और कॉपर का क्या है Cu2 प्लस। अब ये देखेंगे क्या कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, हम कहेंगे हाँ, कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर के ऊपर लाई करता है, तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा। तो Cu तो ये नाइट्रेट NO3 के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो इसका जो है वो NO3 के साथ चला गया, इसका मान इसके साथ चला गया, CuNO3 ट्वाइस ये हो गया, और प्लस Ag, ऐसे जी, ठीक है। अच्छा जी, If however we place a strip of silver metal in copper nitrate solution, मतलब अगर उल्टा कर दिया जाए कि सिल्वर, मतलब ये वाला रिएक्शन अगर देखा जाए कि सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट अगर कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रीजन यही है कि ये जो सिल्वर है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। So then no reaction occurs because silver is less reactive than copper. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं और जो उनका आंसर है वो उतना बड़ा नहीं है, तो नोट्स में आप देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड, आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, व्हिच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर, हाउ, ठीक है। अब ये हम जानते ही हैं कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन वो रीज़न लिखना नहीं है वहाँ पर। ये नहीं लिखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर लाई करता है तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन, ये मत लिख देना, है ना, कि क्या पूछ रहे हो, क्या जवाब दूंगा इसका। तो इसका जवाब क्या है, आपको वो रिएक्शन ही लिख कर बताना है। क्या बोल रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मतलब यही वाला रिएक्शन लिखना है आपको, AgNO3 और कॉपर प्लेट वाज डिप्ड, कॉपर की प्लेट को डिप करो, कॉपर की रॉड को डिप करो, कॉपर की स्पून को डिप करो, किसी भी चीज़ को आप डिप करिए तो कॉपर मेटल आ गया ना सीधा सीधा। तो आप ये रिएक्शन लिख कर दिखा देंगे, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। फिर अब ये कहेंगे कि भाई ये जो Ag है, ये Ag है कहाँ पर, कहाँ चला गया। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में है सिल्वर नाइट्रेट। उसमें कॉपर की प्लेट हमने डिप कर दी, कॉपर की प्लेट हमने डिप कर दी। अब जब कॉपर की प्लेट हमने डिप करी तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और फिर ये सिल्वर गया कहाँ भाई, हमने सॉल्यूशन के अंदर ही डिप करा ना कॉपर की प्लेट को, तो वो जो सिल्वर है, जो सिल्वर डिस्प्लेस कर दिया, जो हट गया, वो सिल्वर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर प्लेट के ऊपर, कहाँ पर जो डिपॉजिट हो जाएगा। और कॉपर प्लेट जो है, कॉपर प्लेट में से उसके आयंस टूटकर वो NO3 में मिक्स हो जाएंगे, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया CuNO3 होल ट्वाइस। तो देखिए वही है, वी नो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हियर कॉपर मेटल इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हिच देन gets deposited on copper plate. Therefore, copper metal is more reactive than silver metal. तो क्योंकि जो सिल्वर है वो टूट कर यानी कि डिस्प्लेस होकर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो सिल्वर डिस्प्लेस हो गया ना, सिल्वर हट गया, तो सिल्वर हट गया तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो सिल्वर हटा, यानी कि कॉपर नहीं तो सिल्वर को हटाया, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये आपको मेंशन करना, बताओ, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, A solution of copper sulfate was kept in an iron pot. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A solution of copper sulfate was kept in an iron pot. तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लोहे के मटके के अंदर डाल दिया गया। अब क्या होता है,
आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट। फिर ये दिखाई देता है कि जो आयरन पॉट है उसमें छोटे छोटे होल्स हो गए। कुछ दिनों बाद ये देखने को मिलता है। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो a solution of copper sulfate was kept in an iron pot। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए ये वाला रिएक्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लोहे के मटके के अंदर रख दिया। तो लोहे के मटके में कुछ और चीज़ तो नहीं है, वो तो लोहे का ही बना हुआ है, तो Fe है वो टोटली। समझ रहे हैं? जैसे कॉपर की प्लेट हो गई, कॉपर की स्पून हो गई, कॉपर की रॉड हो गई, तो सब कुछ कॉपर ही है ना। इसी तरह से आयरन का पॉट हो गया, यानी कि लोहे का बना हुआ मटका। ठीक है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको उसके अंदर डिप कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो आयरन है वो आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, अलग हटाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद जाकर आयरन के साथ में सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। तो जब आयरन सल्फेट बनेगा तो आयरन कहाँ से निकलेगा? उस मटके में से तो निकलेगा। तो मटके की जिस जगह से आयरन निकलता जा रहा है उस जगह पर होल होता जा रहा है। ठीक है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर, देखिएगा। वी नो दैट आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल। So, when a solution of copper sulfate was kept in an iron pot, then iron being more reactive displaced copper of copper sulfate solution to form copper metal and iron second sulfate solution। तो ये तो रिएक्शन मेंशन कर दी है यहाँ पर। उसके बाद पेज नंबर 16 पर आइए। पेज नंबर 16 पर देखिए, since the iron metal taking part in this displacement reaction is being taken from the iron pot। वो जो आयरन है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है? आयरन पॉट में से लिया जा रहा है। ठीक है, सो होल्स आर फॉर्म्ड एट दोज प्लेसेस इन द आयरन पॉट फ्रॉम वेयर आयरन मेटल हैज़ डिसॉल्व्ड टू फॉर्म आयरन सेकंड सल्फेट। तो इस वजह से जहाँ जहाँ से आयरन निकला और उसने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, उस जगह पर जब आयरन निकल गया वहाँ से, तो वहाँ क्या बचेगा? एम्प्टी स्पेस, होल होगी, वहाँ पर होल होगी। समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगला देखिएगा क्वेश्चन। What would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate? अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो ये रिएक्शन मैं करता हूँ। What would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate? तो Zn है, इसको ऐड कर दिया आयरन सेकंड सल्फेट। आयरन सेकंड सल्फेट का मतलब आयरन जिसकी वैलेंसी 2+ होगी, तो उसको आयरन सेकंड सल्फेट बोलते हैं। जिसकी 3+ होगी उसको आयरन थर्ड बोलते हैं। तो FeSO4 ये हो गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना? ये पेज नंबर 13 पर देखिए, पहले जिंक है, जिंक के जस्ट बाद आयरन है, तो इसका मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जिंक की वैलेंसी भी 2+, इधर Fe की वैलेंसी भी 2+ और SO4 की वैलेंसी भी -2। तो जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो गया? ZnSO4 + Fe। ठीक है सर? हाँ सर गैल्वेनाइज जैसे अगर पॉट में हमने रख दिया कॉपर सल्फेट, तो फिर सर तब भी रिएक्शन होगा? क्या टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब होगा। हाँ, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो पहले वो ऑक्साइड की लेयर वो रिमूव होगी, और जब वो लेयर रिमूव होगी उसके बाद जब फ्रेश एलिमेंट उसको एक्सपोज करेगा तब रिएक्शन होगा, लेकिन स्लो रिएक्शन होगा, वो टाइम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, when zinc is added to a solution of iron second sulfate, then greenish color of iron second sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on zinc। जो भी डिस्प्लेस होता है वो दूसरे वाले मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जो चीज़ भी डिस्प्लेस होती है, हटती है अपनी जगह से। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब बताइए, पहला वाला बता दो, NaCl सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है। सिंगल वाले एलिमेंट को देखा जाता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, कंपाउंड वाले को नहीं देखते। दूसरा देखिए, MgCl2 एंड एल्यूमिनियम मेटल, नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, नहीं कर पाएगा। FeSO4 एंड सिल्वर मेटल, नहीं होगा, नहीं होगा। AgNO3 एंड कॉपर मेटल होगा, हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है।
हाँ जी, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 17 पर जो क्वेश्चन है उसमें है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, हम एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, सनम बोलते हैं। क्या हुआ, पूछा क्या था क्या? इधर है मेटल ऑक्साइड और जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। इधर है जिंक ऑक्साइड, ये बोल रहे हैं इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, है ना, कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो जैसे मान लीजिए जिंक है और ये जिंक ऑक्साइड है, तो मेटल का किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक को कैसे डिस्प्लेस करेगा? तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। फिर मैग्नीशियम है और जिंक है, तो मैग्नीशियम जो है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, फिर कॉपर क्या जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। उसके बाद देखिए जिंक मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मैग्नीशियम में तो वैसे ही नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव थोड़ी, मैग्नीशियम तो इन सबसे ही तीनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, समझ गए। उसके बाद देखिएगा क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? ये कहेंगे हाँ कर देगा। क्या मैग्नीशियम कॉपर को करेगा? जी ये भी कर देगा। कॉपर को नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, बस यहाँ पर 3 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? बोलो क्लियर है? नव्या, दक्ष, अच्छा यही बंद हो गया।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा. सैंपल्स ऑफ 4 metals A, B, C and D were taken and added to the solutions given in the following table one by one. The results obtained are as follows. जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं वो देख लीजिए. ये बिठा रहा हूँ टेबल. अब जो टेबल देख रहे हैं उसमें यहाँ पर है मेटल. आयरन सेटिंग सल्फेट या कॉपर सेटिंग सल्फेट. जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट. जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट. चलिए जी अब ये बोल रहे हैं कि यूज द अबव टेबल. अच्छा इन्होंने ना ये दे रखा है नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट. तो नो रिएक्शन को मैं NR लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट को D लिखूंगा. तो यहाँ पर NR ध्यान कहीं और चल रहा है बातों में मोबाइल फोन में. NR D और फिर ये आगे वाला इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसको अभी छोड़िए. फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर यानी कि D. फिर आगे ब्लैंक है और यहाँ पर NR. फिर C में क्या है इधर भी नो रिएक्शन, इधर भी नो रिएक्शन, इधर भी नो रिएक्शन और इधर डिस्प्लेसमेंट. फिर D में सब में नो रिएक्शन है. सब में नो रिएक्शन. अब देखिएगा अब ये कह रहे हैं यूज द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C एंड D. तो फर्स्ट है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो आप ये देखिएगा कि जो यहाँ पर जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर है. तो इनमें ये जो जैसे आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है. जो मेटल जिंक को डिस्प्लेस कर रहा हो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है. तो जिंक को तो कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना. अच्छा जिंक के बाद कौन सा है आयरन. आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है B. तो हम ये कहेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो B हो गया. फर्स्ट में मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज
because it displaces iron second sulfate ion. Second देखिए, what would you observe when metal B is added to a solution of copper second sulfate? जब मेटल B को कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करा जाएगा, ठीक है, तो मेटल B को अगर कॉपर सेकंड सल्फेट में, तो मेटल B जो है जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को तो आसानी से करेगा, है ना। तो सेकंड में ये है कि सिंस B is more reactive than iron, more reactive, भाई बातें नहीं इधर ध्यान दे दो, ये समझ में नहीं आएगा। Since B is more reactive than iron, so B will displace copper also. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ए बी सी और डी को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में आपको अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में क्या, कैसे, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो बी है, वो तो हमने देख ही लिया, बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता, जो जिंक को डिस्प्लेस कर देता। जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो जिंक के बाद कौन सा आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन। तो आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है बी, ठीक है। अच्छा, आयरन के बाद कौन है, आयरन के बाद कॉपर है, तो कॉपर को कौन कर पा रहा है डिस्प्लेस, एक तो बी तो कर ही रहा है, तो बी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ए कर रहा है उसको डिस्प्लेस। तो इसका मतलब, और बाकी दोनों उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब बी के बाद ए है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई एलिमेंट जैसे कॉपर है, तो कॉपर को बी तो कर ही रहा था, क्योंकि बी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जब वो आयरन को कर रहा है तो कॉपर को तो कर ही सकते हैं। अब वो ए को भी कर रहा है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद सी है, क्योंकि सी कर रहा है सिल्वर को डिस्प्लेस, और जो डी है वो सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो किसी को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा, सब में नो रिएक्शन है। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी, ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है। अब ये पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे हम मेटल्स की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो इसमें क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। तो मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक क्लोराइड्स बना देते हैं। आयनिक क्लोराइड्स कैसे बनेगा देखिएगा, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सारे ही मेटल्स हमने देख लिए कि ये क्लोरीन के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन के साथ में ये आयनिक क्लोराइड्स बना देते हैं। तो आयनिक क्लोराइड कैसे बनेगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दिया। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, तो
Cl2। तो सोडियम का एटॉमिक वैलेंसी होती है 1 प्लस और क्लोरीन की 1 माइनस। NaCl बैलेंस करेंगे, इधर क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, फिर 2 लगाएंगे। अगला एग्जांपल लिया कैल्शियम का, Ca प्लस Cl2। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या? सर टाइम घड़ी उसने पहनी हो, तुमसे टाइम क्यों पूछेगा? सर मैं पूछ रहा था। अच्छा तुम उससे पूछ रहे थे, बता दिया टाइम। अच्छा खराब चल रहा टाइम। खुराफातें चलती रहती हैं तुम्हारी, सर क्या? खुराफात चलती रहती है तुम्हारी। खुराफात समझते हो? खुराफात नहीं पता? मतलब कुछ ना कुछ करना है, कुछ नहीं तो इससे ही कह दिया कि भाई जरा ये पूछ ले कि सर्कल में ट्रायंगल के फॉर्मूला लगेंगे क्या। और ये भी ऐसा तुम्हारा पक्का दोस्त है, पूछ भी लेता है। Cl2। तो ये देखिए क्लोरीन का जो वैलेंसी होती है वो 1 माइनस होती है, कैल्शियम की 2 प्लस होती है। तो कैल्शियम में अपनी वैलेंसी इसके साथ और क्लोरीन की वैलेंसी 1 इसके साथ, ऐसे होती है। अब जब इनको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग की जरूरत है, CaCl बैलेंस। उसके बाद ऐसे ही मैग्नीशियम का देखते हैं, थर्ड। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस जुड़ रहे हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है। तो Mg प्लस Cl2 दोनों जुड़कर नया कंपाउंड बनाएंगे, क्या बन जाएगा? ये भी MgCl2। फोर्थ है एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो AlCl3। एल्यूमिनियम का 3 इसके साथ, क्लोरीन का 1 इसके साथ, AlCl3 हो गया। अच्छा अब बैलेंस करने के लिए इधर 2 है और इधर 3 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया, 2 3 सा 6, यहाँ पर 2 लगा दिया, 3 2 सा 6। एल्यूमिनियम का 2 है। ऐसे ही जिंक प्लस क्लोरीन, Zn प्लस Cl2, जिंक प्लस क्लोरीन, तो ये हो जाएगा ZnCl2। फिर है आयरन, Fe3, सॉरी, यहाँ ना फेरिक वाली वैलेंसी चलती है। आयरन के क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है तब भी फेरिक वाली चलेगी, और वो जो आपका ऑक्साइड के साथ होता है तब भी फेरिक वाली चलती है। अब जरा देखिएगा, फिर आता है कॉपर। तो अच्छा इसको बैलेंस करो, ये इसका 2 है, इसका 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, और फिर इसके आगे 2 लगाएंगे। 7th है कॉपर, तो Cu प्लस Cl। कॉपर की 2 प्लस होती है वैलेंसी, क्लोरीन की 1 माइनस, तो CuCl2। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिएगा, 6th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 4 मेटल्स जो हैं सिर्फ ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना देते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये जो रिएक्शन है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है चारों केसेस में। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर, और अपना इसमें ना नोट्स में पोटेशियम वाले को ठीक कर देना जरा, मैंने KOH लिखा हुआ है, एक्चुअली KH है, KH। जैसे सोडियम है, सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो भाई सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये हो गया NaH। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस भी होती है, 1 माइनस भी होती है। तो यहाँ पर कौन सी वैलेंसी दी जाएगी? 1 माइनस हो, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस है ना, इस वजह से। देने का तरीका बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाइड्रोजन की क्या क्या होती है वैलेंसी?
और ठीक है, सोच कर बता रहा है। तो यहाँ पर हो गया 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम में बैलेंस करने के लिए बताया। ऐसे पोटेशियम के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे उसको KOH को काट कर KH कर लो, 2 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए। फिर कैल्शियम, ये H2 कैल्शियम हाइड्राइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो उसका 1 इसके साथ लिख दिया, इसका 2 उसके साथ लिख दिया। ये बैलेंस्ड है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ये हो गया MgH2। ठीक है, तो बस जी ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। बस इतना करिए, बाकी फिर